नमस्कार दोस्तों अपने भारतवर्ष की जो इस समय स्थिति चल रही है, समाज में अब एक नई परंपरा चली है कि बच्चे जैसे ही थोड़ा सा वयस्क होते हैं, जब वो ठीक ठाक पढ़ना चलना और बोलना सीख जाते हैं, उनके हाथों में जब ये सब करना सीख जाते हैं उसके पहले ही एक एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। और भारत के क्राइम के केसों को अगर देखें, चाहे उसमें हत्या हो, छिनैती हो, बलात्कार हो, डकैती हो, कुछ भी हो, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का रोल होता है तो वो होता है एंड्रॉयड फ़ोन का रोल। एंड्रॉयड फ़ोन से आदमी जहां दिन भर में हज़ारों झूठ बोल जाता है। आपने देखा होगा कि जब हाथ में मोबाइल रहता है, आदमी रहता यहाँ है और बताता वहाँ है। फ़ोन पे आदमी लगातार झूठ ही बोलता रहता है। लेकिन अब वो ज़माना आ गया है जब छोटे छोटे अवयस्क बच्चे, उनके हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, तो कहीं न कहीं से उनके स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक नहीं होता, उनके आने वाले भविष्य के लिए एक पतन का कारक बनकर उभरता है मोबाइल। और जब यही मोबाइल वो बच्चे देखते देखते कई बार इतना रास्ता भटक जाते हैं, कई बार इतने गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं कि घर वालों को जब तक यकीन होता है कि उनका बच्चा पूरी तरीके से रास्ते से भटक चुका है, जिस रास्ते पे वो जा रहा है तरीके से गलत रास्ता है, और फिर उस बच्चे को लाइन पर लाने की जब तक घर और परिवार और समाज वाले सोचते हैं, तब तक वो बहुत ही आगे निकल चुका होता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी, ये सच्ची कहानी ऐसी है कि जिसे पुलिस सुनने के बाद भी एक 16 साल के बच्चे के द्वारा मोबाइल पर, मात्र मोबाइल फ़ोन पर, एंड्रॉयड फ़ोन पर वीडियो देखकर कुछ ऐसा कारनामा उसके दिमाग में आया कि उसने जो किया, उसे सुनकर आप एक बार हैरान परेशान हो जाएंगे। और जब पुलिस के सामने उसने अपना पूरा जुर्म कबूला और पूरी कहानी की सच्चाई, हकीकत बयां की, तो पुलिस भी एक बार हैरान परेशान हो गई कि आखिर एक 16 साल का बच्चा, जिसके अंदर ना भी उतना दिमाग है, न उतनी ताकत है, इतने बड़े कांड को अंजाम कैसे दे सकता है। दोस्तों, ये आज की सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपको अलर्ट करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए अपने इस चैनल पर अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कहानी शुरू करने से पहले कुछ लोगों के नाम, जिनका प्यारा सा कमेंट, जिनका प्यारा सा सपोर्ट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। उम्मीद है आप भी इस कहानी को सुनिएगा और बताइएगा आप कहानी किस जिले से, किस राज्य से, कहां से देख रहे थे, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम लूं। फिलहाल बिना आपका समय जाया करते हुए मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिनका पिछला कमेंट हमें पिछली वीडियो पर प्राप्त हुआ था। उनके नाम है साहिर खान है अलवर राजस्थान से, कमला प्रसाद जी हैं, राकेश शर्मा हैं, संजय द्विवेदी हैं, गुड्डू खान है, महेश कुमार हैं, और संजय द्विवेदी जो है वो प्रयागराज इलाहाबाद से रहने वाले हैं, जिनका पूरा नाम है संजय द्विवेदी चिड़िया। तो इन लोगों का प्यारा सा कमेंट आया था। जब भी आप कमेंट करें दोस्तों, तो अपने जगह का, स्थान का नाम जरूर लिखें। तो बिना देरी किए आइए, बिना आपका समय जाया किए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से कहानी को छोड़ कर आए थे। दोस्तों, जो आज की सच्ची मैं आपको कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजीपुर, और गाजीपुर जिले का ही एक गांव। इस गांव में एक श्रमिक टाइप का परिवार था, मजदूर परिवार था, रहता था। इस परिवार में टोटल 4 लोग रहने वाले थे। पिता का नाम मुंशी बिंद था। मुंशी बिंद की उम्र करीब 55 साल से ऊपर हो चुकी थी, और मुंशी बिंद की पत्नी थी जिनका नाम था देवंती। मुंशी बिंद और देवंती यानी पति पत्नी के टोटल 2 संतानें थी, राम आशीष और किशोर। अब राम आशीष की जो उम्र थी वो थी 35 साल, और जो किशोर था उसकी उम्र अभी महज 15 और 16 वर्ष की थी। दोस्तों, घर परिवार ठीक ठाक से चल रहा था, क्योंकि बड़ा बेटा राम आशीष और मुंशी बिंद यानी बड़ा बेटा और बाप दोनों मिलकर जाकर कुछ लोगों के यहाँ अपना खेती किसानी मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला रहे थे। हालांकि परिवार गरीब था, लेकिन परिवार में किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता, झगड़ा लड़ाई नहीं थी। जो किशोर था यानी कि मुंशी बिंद का सबसे छोटा लड़का, उसकी उम्र अभी महज 15-16 साल की थी। अब उसके पास उसके पिता ने, उसके भाई ने
चूंकि वो पढ़ाई कर रहा था तो एक मोबाइल उसने कहा, तो घर वालों ने कहा कि ठीक है भाई दे दिया जाएगा। अब घर वालों ने उसे मोबाइल खरीद कर दे दिया। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, घर परिवार सब कुछ अच्छी तरीके से चलता रहा। अच्छा, जब राम आशीष और मुंशी बिंद यानी बाप और पिता कहीं काम करके आते शाम को, तो उनकी माँ देवंती कहती राम आशीष की यानी कि मुंशी बिंद की पत्नी कि भैया, भैया मतलब कि छोटू किशोर को, कि भैया तुम्हारे बड़े भैया और पापा आ गए हैं, उन्हें पानी वगैरह दे दो। तब वो कहता कि ठीक है। वो बातों को टालता रहता क्योंकि उसकी आदत थी कि वो मोबाइल में ही बिजी रहता था, मोबाइल में ही अपना करता था। तो वो न पापा को पानी देता था अपने, यानी न अपने पिताजी को पानी दे मुंशी बिंद को, ना ही राम आशीष को। कई बार उन लोगों को बुरा लगता था, बड़े भाई और पिता को। जाहिर सी बात है, कोई अगर थक हार कर बाहर से काम करके आ रहा है और अगर उसे पानी देने के लिए कहा जाए और छोटा भाई या छोटा बेटा ना दे तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगी। तो कई बार मुंशी बिंद और राम आशीष ने इसको प्यार बस पिटाई भी कर दी थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा और समय आ गया दोस्तों जुलाई 2024 का। अच्छा, जुलाई 2024 में क्या था कि जुलाई 2024 में गांव में ही एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था। किसी के यहाँ तिलक उत्सव था किसी के बेटे का, तो गांव से राम आशीष के घर यानी कि मुंशी बिंद के घर, उस घर से निमंत्रण आया था खाना पीना खाने के लिए। अब उस घर में तिलक का माहौल था और तिलक में ऑर्केस्ट्रा उन लोगों ने कर रखा था। तब ये पूरा परिवार खाता है, चारों लोग खाना पीना खाते हैं। मुंशी बिंद, देवंती, राम आशीष और किशोर, चारों लोग अच्छी तरीके से खाना पीना खाते हैं। सब में बहुत मतलब खुशी थी कि चलो आज गांव में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम है, हम लोग आराम से जाएंगे, आराम से देख के वापस आएंगे। अब ये लोग करीब 9 बजे रात को खाना पीना खा के गाँव में जिनके यहाँ निमंत्रण था वहाँ जाते हैं, अपना वहाँ कुछ देर बैठते हैं, फिर ऑर्केस्ट्रा का रंगारंग प्रोग्राम चालू होता है, ये लोग देखते हैं। अब रात के करीब 11 बजे मुंशी बिंद अपने पत्नी देवंती से कहते हैं कि मुझे मजा नहीं आ रहा है ऑर्केस्ट्रा देखने में। तो उनकी पत्नी देवंती भी मुंशी बिंद अपने पति से कहती कि ठीक है, मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, चलो घर चलते हैं। अब मुंशी बिंद देवंती जैसे जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा, जहाँ पे उनकी सीट मिली थी, जहाँ कुर्सी मिली थी या नीचे ही बैठे थे, जैसे ही उठते हैं उनका बड़ा बेटा राम आशीष उनसे तपाक से पूछता है कि अम्मा और बाबू आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तब दोनों बताते हैं कि भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम चल रहे हैं घर सोने। अब राम आशीष भी साथ में उठ जाता है। अब जब राम आशीष जब उठता है तो चूंकि बड़े भाई राम आशीष और पिताजी और माताजी उठ चुके थे, इसलिए किशोर भी खड़ा होता है और ये तीनों कहते हैं कि किशोर घर पे चलो। अब किशोर भी इन लोगों के साथ में घर चला जाता है। घर चले जाने के बाद ये तीनों सो जाते हैं। मुंशी बिंद यानी पिता, देवंती यानी माँ, राम आशीष बड़ा भाई, तीनों सो जाते हैं। अब किशोर रात के करीब 12-1 बजे फिर से दोबारा ऑर्केस्ट्रा देखने आ जाता है। अब रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था, लड़कियों का डांस हो रहा था, ऑर्केस्ट्रा खूब झूम से चल रहा था, सारे लोग गांव के मस्ती में डूबे थे। अब रात और गुजर चुकी थी। करीब 2-2:30 बजे किशोर उठता है ऑर्केस्ट्रा से और सीधा अपने घर के लिए जाता है। अब चूंकि अंधेरा था पूरा हर जगह पे, गाँव में अभी भी बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पे लाइट उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती, तो लोग रात में अभी भी टार्च लेकर चलते हैं। तो खैर किशोर ने टार्च वगैरह नहीं ली थी, मोबाइल की रोशनी से वो घर जाता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद जैसे वो अपने बिस्तर पर, अपने चारपाई पर सोने के लिए जाता है, उसे अंधेरे में उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैर में कुछ ठोकर सा लगा। और जब वो ये जानना चाहता है कि उसके पैर में क्या लगा, तो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट यानी कि मोबाइल की टार्च जलाता है। और जैसे ही किशोर टार्च जलाता है, वो देखता है कि उसके पिता मुंशी बिंद अपनी चारपाई से नीचे गिरे हुए हैं और उनको काफी मात्रा में खून बह रहा है। अब वो परेशान हो जाता है। अब वो चिल्ला के घर के अंदर भागता है अपनी माँ के पास, माँ को बुलाता है, माँ की तरफ फ्लैश लाइट से टार्च मारता है मोबाइल की रोशनी से, तो पता चलता है माँ भी चारपाई पर खून से लथपथ पड़ी है। अब वो भाई की तरफ जब देखता है, दूसरे तरफ जस्ट उसकी माँ के बगल में कुछ दूर पे एक चारपाई थी, उस पे उसका भाई लेटता था। अब उस मोबाइल से जो है वो टार्च मार के देखता है कि भाई कहाँ है, तो देखता है कि भाई भी खून खच्चड़ है। अब वो सीधा गांव की तरफ भागता है। अब काफी तेजी से चिल्लाना शुरू करता है। जब चिल्लाना शुरू करता है तो दरअसल इसके घर से कुछ ही दूर पर ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है और लोग माइक वगैरह लगाए थे, तो इसलिए लोगों के कानों में काफी देर के बाद आवाज जाती है। अब गांव के 2-4 लोग आते हैं।
आने के बाद इसके घर में घुसते हैं। अब देखते हैं कि 3 लोगों का मर्डर हो चुका है। अब आनंद फानन में ये बात आर्केस्ट्रा के मालिक के यहाँ पहुंच जाती है, जिसके यहाँ तिलक का प्रोग्राम था। और जैसे ही मालिक को ये बातें पता चलती है कि गांव में 3 लोगों की हत्याएं हो चुकी है, तो वो ऑर्केस्ट्रा बंद करा के सीधा खुद भी जहाँ पे 3 लोगों की हत्याएं हुई थी यानी मुंशी बिंद के घर पे आ जाता है। अब घर पे आने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, क्योंकि 3 लोगों की हत्याएं हुई थी। हालांकि हत्याएं तो हत्याएं, चाहे एक हत्या चाहे 3 हत्या, लेकिन अब चूंकि एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याएं, अब कुछ देर बाद पुलिस वाले पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर। अब सुबह 6 होते होते पूरा गांव छावनी में तब्दील हो जाता है। जिधर देखो पुलिस की फोर्स, जिधर देखो पुलिस के अधिकारी। अब सबके मुंह पर एक ही प्रश्न था कि आखिर इन 3 लोगों की हत्याएं क्यों हुई और इन 3 लोगों की हत्या किसने की और इन तीनों के हत्या के पीछे का कारण क्या है। क्या ऐसा था कि इन 3 लोगों की हत्या हुई। पुलिस जांच अपना करना शुरू करती है। अब सबसे पहले पुलिस किशोर से पूछती है, तो किशोर वही बात बताता है कि मैं रात में ऑर्केस्ट्रा देख के आया, तो मेरे पैर में ठोकर लगी और मैंने देखा, फिर मैं माँ की तरफ भागा, माँ की तरफ से फिर भाई की तरफ, तो देखा कि साहब 3 लोगों की लाश पड़ी थी। अब किशोर का बहुत रो रो कर बुरा हाल, किशोर बहुत ही परेशान, बीच बीच में बेहोश हो जाए। अब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की, तो पड़ोसियों ने कहा साहब इतने बड़े धनाढ्य तो थे नहीं, ना ही मुंशी बिंद का और कोई भाई है जिससे कि प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा उसमें हत्या हुई हो, और ना ही साहब इनका आपस में जो 4 लोग रहते थे घर में ही, माँ और बेटे रहते थे, 2 बेटे और माँ बाप, तो इनका कोई आपस में ऐसा कोई कनेक्शन था नहीं कि इनके यहाँ कोई क्लेश का मैटर रहा हो, कोई झगड़ा लड़ाई होती हो। पुलिस भी अब हैरान परेशान। पुलिस अब जांच शुरू करती है। 24 घंटे बीत जाता है। अब इन शवों को निकाला जाता है घर से, बाकायदा प्रधान को बुलाया जाता है, पंचनामा होता है, पोस्टमार्टम होता है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करती है और 24 घंटे बाद पुलिस जांच करते करते पूछती है, हो सकता है गांव में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, कहीं इन हत्याओं की गुत्थी, इन 3 लोगों की हत्या जो की गई है एक ही परिवार की, कहीं कोई कनेक्शन ऑर्केस्ट्रा से तो नहीं है। अब पुलिस सीधा ऑर्केस्ट्रा वाले के यहाँ पहुंच जाती है जिनके यहाँ तिलक का प्रोग्राम था। उनसे पूछती है कि आपके घर उस रात ऑर्केस्ट्रा था आपके, तो उन्होंने बताया कि हाँ साहब हमारे यहाँ बेटे का तिलक था, इसलिए हमने ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा था। तो पुलिस पूछती है क्या इनमें से कोई, जो 3 मरे हैं और एक जिंदा है किशोर, क्या इनमें से कोई ऑर्केस्ट्रा उस रात देखने आया था। तो कहते हैं कि हाँ साहब 4 लोग ऑर्केस्ट्रा देखने आए थे। तब पुलिस कहती है कि आपने जो ऑर्केस्ट्रा कराया था उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी, आपने रिकॉर्डिंग तो करवाई होगी। अमूमन शादी विवाह में शायद ही अब कोई ऐसा घर परिवार बचा हो जो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कराता है। हर आदमी कराता है, चाहे वो छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो कराता है अपनी याददाश्त के लिए। तो कहते हैं कि हाँ साहब पूरे ऑर्केस्ट्रा की रिकॉर्डिंग है। अब पुलिस पूरे ऑर्केस्ट्रा की रिकॉर्डिंग 3-4 बार चेक करती है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद कोई ऐसा संदेहास्पद चीज नहीं मिली जिससे पुलिस इन 3 की हत्याओं की गुत्थी को सुलझा चुकी। अब पुलिस जब चौथी बार उस रिकॉर्डिंग को चेक करती है, तो पुलिस का एक सिपाही कहता है कि साहब इस रिकॉर्डिंग में एक चीज दिख रही है। तो वहां के जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो कहते हैं कि क्या दिख रही है। तो कहते हैं कि साहब देखो, किशोर जब पहली बार अपने माता पिता और भाई के साथ ऑर्केस्ट्रा देखने आया था तब उसने एक अच्छे खासे कपड़े पहने थे, लेकिन जब दोबारा वो ऑर्केस्ट्रा देखने आया तो साहब आप देखिए कि वो महज लोअर और टी-शर्ट में आया है। तो पुलिस के अधिकारियों ने उससे कहा सिपाही से कि देखो ऐसा है कि जब गांव में कोई प्रोग्राम पड़ता है, शादी विवाह तिलक, तो आदमी जब शाम के टाइम या उस फंक्शन के दौरान जाता है तो थोड़ा अच्छा मेंटेन बन के जाता है, और जब वही आदमी 12 बजे के बाद जाएगा तो अपना जो है वो चाहे तौलिया लपेट के जाएगा या गमछा लपेट लेगा या नैकड़ पहन लेगा, मतलब कंफर्टेबल ड्रेस में वहां जाता है। तो ऐसा इसने भी किया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब सिपाही कहता है कि ठीक है साहब, लेकिन पुलिस वाले फिर से जब रिकॉर्डिंग को 5वीं बार देखते हैं तो कहते हैं कि यार जब ये अपने माता पिता के साथ आया था तब इसके चेहरे का हाव भाव दूसरा था, और जब ये दोबारा आया ऑर्केस्ट्रा देखने तब इसके चेहरे का हाव भाव दूसरा है। अब पुलिस किशोर से पूछताछ शुरू करती है कि आप किशोर जी, आप जब पहली बार अपने माता पिता के साथ आए थे
तब आपने दूसरी ड्रेस पहन रखी थी, और जब आप दूसरी बार ऑर्केस्ट्रा में आकर बैठे हैं देखने के लिए, तब आपने दूसरी ड्रेस पहन रखी है, ऐसा क्यों? किशोर भी वही उत्तर देता है कि साहब मेरे गांव का माहौल वो था, मेरे गांव का तिलक थी, मेरे गांव में समारोह था, लोग खुश थे, तो हम लोग अपने माता पिता के साथ आए तो हमने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। लेकिन रात में जब मेरे मम्मी पापा और बड़े भाई साथ में चले गए ऑर्केस्ट्रा देखने, तो मेरा मन नहीं लगा, तो मैं अपना कपड़ा चेंज किया। अब उसके बाद दूसरा अपना लोअर और टी शर्ट पहना और चला आया मैं देखने। पुलिस ने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर जो आपने पहले कपड़े पहने थे जब आप अपने मम्मी पापा और भाई के साथ ऑर्केस्ट्रा गांव में देखने आए थे, वो वाले कपड़े कहाँ हैं? तो कहता कि साहब घर में रखे अंदर। पुलिस कहती है जाकर लेकर आओ। अब वो अंदर घर के घुसता है, लेकिन आधे घंटे नहीं निकलता है, क्योंकि वो कपड़े तो थे ही नहीं, उसी कपड़े से सारा कांड हुआ था। अब जब वो बाहर आता है, कहता है साहब कपड़े नहीं मिल रहे हैं। अब पुलिस फिर अपने हिसाब से उससे पूछताछ शुरू करती है, फिर वो पुलिस को घुमाना शुरू करता है। उसे ये नहीं पता था कि पुलिस जब अपने आप पे सही औकात पे आके बात करती है, तो धरती के अंदर घुसा मुजरिम भी अपने जुर्म कबूल लेता है। अब वो पुलिस को चकमा देता रहा। फिर पुलिस ने जब उसे सही तरीके से अपने आवेश में आके जिस तरीके से पुलिस पूछताछ शुरू करती है उस तरीके से की, तो चूंकि लड़का था, नाबालिग था, तुरंत ही फिबर गया, तुरंत ही बिफर गया, तुरंत ही सारी घटना का अनावरण कर दिया। उसने बताया कि साहब किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही अपने मम्मी पापा और बड़े भाई को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने कहा कि वो कपड़े कहाँ हैं, सबसे पहले ये बताओ। फिर वो गांव के बगल ही एक खेत में ले जाता है, वहां से खून से लथपथ उस पैंट और शर्ट जिसमें बेल्ट लगा हुआ था, सब कुछ कपड़े को बरामद करवाता है। अब पुलिस ने पूछा कि तुमने अकेले हत्या कैसे की? तो उसने बताया कि साहब गांव के बगल एक गांव है, वहां पे बाजार लगती है, साप्ताहिक हफ्ते की बाजार लगती है, और उस बाजार से मैं खुरपा, हंसिया और बहुत सारे धारदार हथियार पिछले हफ्ते ही खरीद कर लेकर आया था, और उसी से मैंने इन तीनों हत्याओं को अंजाम दिया। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने अपने माँ, तुमने अपने बड़े भाई, तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की? तब वो कहता है कि दरअसल साहब मामला ऐसा था कि मैं एक लड़की से प्यार करने लगा था, मेरी पड़ोसी थी, उसकी उम्र 14 साल है, मेरे घर के बगल की, और मेरे घर वालों को और उस लड़की के पिताजी को ये सारी बातें पता चल चुकी थी, और मेरे घर वाले इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि वो रिश्ते में मेरी बहन लग रही थी। तो एक दिन क्या हुआ साहब कि मेरे पिता मुंशी बिंद ने जब ये बातें लड़की के पिताजी ने बताई मेरे पिताजी को, तो मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई आए और मुझे काफ़ी मारा पीटा, और कहा, मारने पीटने के बाद 1 आध घंटे बाद समझाया कि देखो बेटा ये गांव है, समाज है, यहाँ पे ऐसा गंदा कृत्य नहीं करते हैं, वो तुम्हारी रिश्ते में बहन लगती है, एक ही जाति के हैं, शादी नहीं हो सकती है। साहब उस दिन मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने प्रण कर लिया कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा और उसी लड़की के ही साथ रहूंगा। फिर मैंने साहब मोबाइल लिया, मोबाइल में मैंने देखना शुरू किया कि एक आदमी 4-5 आदमी को कैसे मार सकता है, एक आदमी किस तरीके से मार सकता है, और एक आदमी कब मार सकता है। तो मुझे काफ़ी सारी वीडियो ऐसे मिली जिसमें ये बताया गया था कि मारने के तरीके में कि धारदार हथियार से अकेला आदमी 4-5 लोगों को मार सकता है। और उस वीडियो में ये भी बताया गया था साहब कि अगर ऐसा कुछ करना हो तो तब करें जब आपके पास शोर ज़्यादा हो, आपके घर के अगल बगल या आप जहाँ पे ये कांड कर रहे हैं उसके घर के अगल बगल शोर ज़्यादा हो। तो साहब मेरे दिमाग में आया कि कुछ दिन बाद ही गांव में ऑर्केस्ट्रा है, उस दौरान माइक वगैरह ज़्यादा लगा रहेगा, डीजे वगैरह का माहौल रहेगा, उसमें सुन भी नहीं पाएंगे अगर मेरे माँ बाप और भाई चिल्लाएंगे तो साहब मैंने इसलिए उसी दिन का माहौल रखा, उसी दिन का टाइम रखा, और उस दिन ऑर्केस्ट्रा जब चल रहा था, जब मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर आए, मेरा भाई लेकर आया, और जब लोग सो गए तो मैं अपने धारदार खुरपे से सीधा अपनी माँ के पास गया और उनकी गर्दन 3 बार में ही माँ की गर्दन उड़ा दी। उसके बाद मेरा पिताजी जब तक कुछ समझते चलते, वो रात के अंधेरे में मेरे पास आए, मैंने खुरपे से उनके पेट में वार किया और उनको मार दिया। और फिर जब भाई चिल्ला के उठा तो भाई को भी उसी खुरपे से मैंने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जब ये सब सुना तो पुलिस भी एक बार सकते में आ गई कि एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र महज 16 साल है अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया, वो भी सिर्फ मोबाइल पर वीडियो देखकर। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आज हम किस दिशा में, किस रास्ते पे जा रहे हैं,
छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइलें आ रही हैं और उस मोबाइल की वजह से वो इतना बड़ा बड़ा कांड कर जा रहे हैं। शायद अगर उसके हाथ में ये मोबाइल ना होती तो वो ये कृत्य करने के लिए उसके पास जो दिमाग आया वो दिमाग ना आ पाता और शायद ये घटना होने से बच जाती। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। इस सच्ची कहानी को सुनाने का मकसद दोस्तों किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ बस इतना था दोस्तों कि अगर आपके घर में वयस्क हैं या नावयस्क हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, तो उनको मोबाइल उतना देर यूज करने के लिए दीजिए जितना देर उनका खुद का कोई अपना ठीक ठाक काम हो। क्योंकि बच्चों के हाथों में मोबाइल देने के बाद जरूरी नहीं है कि वो क्राइम से जुड़ी चीज़ों को देखे, जरूरी ये है कि वो कई बार गलत गलत उसमें चीज़ें भी देखने लगते हैं और पूरी तरीके से रास्ता भटक जाते हैं। आप अपने घर के बच्चों के हाथों में मोबाइल की बागडोर सौंप रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आने वाले भविष्य के लिए, अपने लिए आने वाले रास्ते को एक गलत मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ में आई होगी। कहानी अगर आपको समझ में आई हो तो कुछ लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए इस कहानी को शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।